गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आइए, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या टॉपिक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको अपन बोलचाल की भाषा में कह देते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से आउटकम क्या आने वाला है, क्या बेनिफिट्स हैं। जैसा कि हम लोग हर चैप्टर में हाउ एंड व्हाई से चीजों को स्टार्ट करते हैं ना। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए, कौन सा टॉपिक? फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट। इसको समझने के लिए थोड़ा शुरू से शुरुआत करते हैं। जब हम लोगों ने जर्नल एंट्री देखा था, जर्नल एंट्री देखा था, उस समय ही हमने आप लोगों को एक सीक्वेंस लिखाया था कि जर्नल एंट्री होगा, जर्नल एंट्री के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी और कहाँ पोस्ट की जाएंगी? लेजर में। ठीक है, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। उसके बाद चीजें कहाँ पोस्ट की जाएंगी? ट्रायल बैलेंस में। और उसके बाद चीजें क्या कहाँ निकल करके आएंगी? फाइनल अकाउंट में। इसी चीज को आज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। और फाइनल अकाउंट का मतलब क्या? चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, चीजें फाइनलाइज हो रही हैं। अच्छा, कुछ आपको याद आ रहा है? मैंने लिखा था पहले जब जर्नल एंट्री पढ़ा रहा था, तो रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज में जो भी हैपनिंग्स थी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज थी, ट्रांजेक्शंस थे, उनको रिकॉर्ड करना और प्रोसेस करते 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 फाइनली रिपोर्ट बनाना और जानना कि हमारा बिजनेस फाइनली आज के डेट में है किस पोजीशन में, प्रॉफिट अर्न कर रही है कंपनी की नहीं, है ना। लाइक बिजनेस के पास में कितने रुपए का एसेट है, एसेट ही तो स्ट्रेंथ बताता है कंपनी का, है ना। तो ये बिजनेस का जो लाइक पर्टिकुलर फाइनेंशियल सिचुएशन हमको जानना है, फाइनेंशियल पोजीशन हमको जानना है, दैट इज वी कैन नो बाय द हेल्प ऑफ दिस फाइनल रिपोर्ट। और यही रिपोर्ट को आप क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट। और इसी को आप बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात समझ आ रही है? इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, मेरे मुंह से कभी फाइनल अकाउंट निकलेगा, कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकलेगा, दोनों ठीक बात है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाने की कोशिश करता है कि भाई हमारा बिजनेस आज के डेट में स्टैंड कहां कर रहा है ना। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, जब आप जर्नल एंट्री बना रहे थे तो आप क्या काम कर रहे थे? आप कुछ नहीं सोचते थे, आप बस इतना सोचते थे कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको आप अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। रेंट का पेमेंट हुआ, लिख दो। सैलरी का पेमेंट हुआ, लिख दो। जो भी एक्टिविटीज हो रही थी उनको आप लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे, लिखते जा रहे थे। फिर लेजर में क्या किए? लेजर में हर अकाउंट का सेपरेट सेपरेट समरी आपने बनाया। अब देख सकते हैं पीछे वाला वीडियो जो हमने बना रखा है, हर अकाउंट का सेपरेट सेपरेट समरी बना रखा। अच्छा, जब समरी आप बना रहे थे, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं दोस्त, यहां पर आपने लिखा कैश अकाउंट, लेजर याद कीजिएगा जो हम लोगों ने देख रखा है पहले। यहाँ पर पैसे आने वाली एंट्रीज हो रही थी, यहाँ पर पैसे जाने वाली एंट्रीज हो रही थी, और यहाँ पर हम लिखते थे बैलेंस सीडी। किसी किसी अकाउंट का बैलेंस सीडी राइट तरफ आ रहा था, किसी किसी अकाउंट का बैलेंस सीडी लेफ्ट तरफ आ रहा था। ऐसे हर अकाउंट का बनाते थे। अच्छा, मान लीजिए बैलेंस सीडी में यहाँ पर हमने लिख दिया 1 लाख। इसका मतलब क्या? कि आज के डेट में मेरे पास कैश अकाउंट या कैश बोल करके 1 लाख रुपया है, ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, रेंट अगर हम यहाँ पे लिखे और यहाँ पर अगर हमको बैलेंस मिलता है मान लीजिए 20,000 का, इसका मतलब एज ऑफ नाउ हमारा रेंटल कॉस्ट कितना पड़ गया? 20,000 का। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में क्या कर रहे थे? ट्रायल बैलेंस में बेसिकली, ट्रायल बैलेंस में ये भी रिपोर्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो जितने भी ना लाइक अकाउंट हम लोगों ने लेजर में प्रिपेयर किए, सबको एक जगह लिखो, सबको एक जगह, कैश लिखो, रेंट लिखो,
कैपिटल लिखो, जितने भी अकाउंट्स आ रहे थे सब लिखो और डायरेक्टली उनके बैलेंसेस लिखो। जैसे कैश में हमने एज्यूम कर रखा था 1 लाख, तो 1 लाख लिखेंगे, है ना। अच्छा, रेंट में 20,000 तो 20,000 लिखेंगे। बात मेरी समझ आ रही है? तो जितने भी अकाउंट विद देयर क्लोजिंग बैलेंसेस हम लोगों को यहाँ पे जो लिखना है वो हम लोग कहाँ पर देखे थे? ट्रायल बैलेंस में। ठीक बात है। अच्छा, ट्रायल बैलेंस बनाए कब थे हम लोग? 31 मार्च को। इसका मतलब 31 मार्च को ट्रायल बैलेंस एक ऐसा रिपोर्ट है जो हमको ये बता देता है कि आज के डेट में कौन से अकाउंट का कितना कितना अमाउंट होल्ड किया हुआ है। मतलब कैश का फिगर आज के डेट में कितना है? 31 मार्च को हमको जानना हमारे पास में कैश कितने हैं? 1 लाख। अच्छा, टोटल 31 मार्च तक में रेंट का कॉस्टिंग कितना पड़ा था? 20,000 का। अच्छा, टोटल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया गया था? मान लीजिए 5 लाख का, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस ये एकदम पक्का पक्का रिपोर्ट आपको बता रहा है कि एज ऑन 31 मार्च कौन कौन से अकाउंट का कितना कितना अमाउंट है, कितना कितना बैलेंस है। ठीक, यहां तक हम लोग बात कर चुके थे। अब ट्रायल बैलेंस से हम लोग को आगे लेकर के जाना और क्या सीखना है बोलो तो? फाइनल अकाउंट, है ना। आइए, एक बात और आप मुझे जानकारी दीजिए। जब आप जर्नल एंट्री बना रहे थे तो आप रिकॉर्ड जो कर रहे थे उसको कैटेगराइज कितने पार्ट में किए थे? अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखे होंगे तो हमने आपको ध्यान से बताया था कि जर्नल एंट्री सीखने के लिए कोई गोल्डन रूल याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं, है ना। तो मैंने वहां पर कैटेगरीज बनाई थी 4। कितने? 4। एक्सपेंस, इनकम्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज। ये 4 कैटेगरीज हमने बनाए रखी थी। तो इन 4 कैटेगरीज को आप, जैसे एक्सपेंस में बहुत सारे नेम हो सकते हैं, इनकम में बहुत सारे नेम हो सकते हैं, लेकिन इन 4 कैटेगरीज को बेसिकली आप अकाउंट टू अकाउंट रिकॉर्ड करते थे। जैसे मैंने बोला, रेंट का पेमेंट हुआ रिकॉर्ड कर लो, सैलरी का पेमेंट हुआ रिकॉर्ड कर लो, कमीशन मिला रिकॉर्ड कर लो, परचेज हुआ रिकॉर्ड कर लो, सेल्स हुआ रिकॉर्ड कर लो। तो इस तरीके से चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर रहे थे। तो भाई साहब, जब जर्नल एंट्री से लेजर बढ़े, लेजर से ट्रायल बैलेंस बढ़े, ट्रायल बैलेंस से आज चीज़ों को फाइनलाइज करने का जरूरत है, रिपोर्ट बनाने का जरूरत है, टू टू नो दैट वेयर वी आर, है ना। हम लोग एक्चुअली में है कहाँ पर, हमारा बिजनेस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, कमाया तो कितना कमाया, बिजनेस में साल भर में कौन कौन से फील्ड में कितने कितने खर्चे हुए। वो सारी बातें हमको रिपोर्ट पे, रिपोर्ट देखोगे तभी तो जानोगे। जर्नल एंट्री में तो चीजें एकदम समुद्र बनी हुई है। तो उस समुद्र से आप कैसे जानेंगे कि कौन सा लाइक लाइक एक्टिविटी, मतलब कैटेगरीज, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम्स, टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, कैसे जानेंगे आप? तो आपको एक रिपोर्ट कहीं ना कहीं जरूरत है, जो रिपोर्ट आपको ये बता दे कि कैलकुलेट करके, है ना, चीजों को समराइज करके कि बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन ये है। तो मैं क्या कह रहा था आपसे कि बेसिकली इन चारों चीजों को आप रिकॉर्ड किए थे। तो आज जब फाइनलाइज करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, तो रिपोर्ट भी तो इन्हीं 4 चीजों का ना बनाओगे। तो जानते हो, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहे हो, उसमें आप कितने रिपोर्ट देखेंगे? 2 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट का नाम क्या होगा? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और एक रिपोर्ट का नाम क्या होगा? बैलेंस शीट। ठीक है। जब मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज पढ़ाऊंगा ना, तो ये जो फॉर्मेट मैं आपको भी पढ़ाने जा रहा हूं, ये फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। अभी जो हमारा फॉर्मेट फॉलो होगा वो अकाउंटिंग फॉर नॉन कंपनीज के लिए होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या बोला कि इन 4 चीजों को रिकॉर्ड किए थे, इन्हीं 4 चीजों का रिपोर्ट बनाना है। आपको क्या लगता है बाबू कि जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की आप बात कर रहे हो, पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे जानेंगे आप? एक्सपेंसेस और इनकम्स को कंपेयर करके ही तो जानेंगे। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, जो जो आपके पास में सारे एक्सपेंसेस के लिस्ट थे और सारे इनकम के लिस्ट थे,
उसको एक जगह लिख देना है और डिफरेंस निकाल लीजिए कि आप प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस। और सारे एसेट्स जो आपके पास में हैं और जो लाइबिलिटीज आपके पास में हैं उनको आप जब एक जगह रखेंगे तो उसको नाम क्या देंगे? बैलेंस शीट। इसका मतलब सोचो, आपका पास में जब जर्नल एंट्री का डेटा था ना तो उससे आप लेजर बनाए थे, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाए थे, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो आपके लिए रॉ डेटा क्या हो जाएगा? ट्रायल बैलेंस हो जाएगा। क्यों ऐसा सर? क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैं फिर से लिख देता हूं, ट्रायल बैलेंस ही एक ऐसा रिपोर्ट था जिसमें हर टाइप के अकाउंट, कैश, कैपिटल, रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सेल्स, परचेज, हर अकाउंट विद देयर क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, विद देयर क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए थे। बोलो हाँ कि ना? ठीक। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस में सारी चीजें पड़ी हुई हैं, हर एक अकाउंट्स पड़े हुए हैं। रेंट का भी डेटा है, सैलरी का भी डेटा है, प्लांट एंड मशीन का भी डेटा है, कैपिटल का भी डेटा है, सारे डेटा है। लेकिन जानते हो इसमें सारे एक्सपेंसेस एक जगह नहीं लिखे हुए हैं। एक बार एक्सपेंस आ गया, हो सकता है एक बार लायबिलिटी आ जाएगा, एक बार लायबिलिटी आ गया, हो सकता है एक बार एसेट्स आ जाएगा। ऑर्गेनाइज नहीं है। तो आप क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस से सारे एक्सपेंसेस को उठाएंगे और एक जगह लिस्ट करेंगे, सारे इनकम्स को उठाएंगे और एक जगह लिस्ट करेंगे और कंपेयर कर देंगे। हो गया, मेरे मैथ्स लगा दो, प्लस माइनस कर दो, हो गया प्रॉफिट एंड द लॉस। अब बोलेंगे सर सच में इतना आसान है? आसान है। आसान ही है, टफ कुछ भी नहीं होता है समझने के बाद में, लेकिन समझना थोड़ा पड़ेगा। मैं पहले अभी इन्वायरमेंट रेडी कर रहा हूं ताकि आप ना, जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, लोग फाइनल अकाउंट से भागते हैं, और उससे भी ज्यादा तब जब वो लोग देखते हैं ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमको पढ़ना है, तब और ज्यादा भागते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। भागना बिल्कुल नहीं है। और आप किसी भी लेवल पर कोई भी टॉपिक से तभी भागते हैं जब आपको उसका कॉन्सेप्ट, उसका निचोड़ मालूम नहीं होता है। समय दीजिए टॉपिक को, आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली समझिए। समझने के बाद में आपका मन में जब वो टॉपिक बैठ जाएगा ना, जो मैंने एक लाइन बोला था हाउ एंड वाई, वो अगर दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो फिर आप देखेंगे कि चीजें ऐसे खेलेंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमको इतना समझ में आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस से एक्सपेंसेस को उठाना है, एक जगह लिख देना है, सारे इनकम्स को उठाने हैं, एक जगह लिख देने हैं, सारे एसेट्स को उठाने हैं, एक जगह लिख देने हैं, सारे लायबिलिटीज को उठाने, एक जगह लिख देने हैं। तो जब एक्सपेंसेस एंड इनकम्स का कंपैरिजन होगा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कंपैरिजन होगा, दैट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। तो क्या आपको यहां पर कुछ नया करना है? नहीं, आपको ट्रायल बैलेंस से डेटा उठाना है और यहां पर लिख देना है, बस इतना सा काम करना है। लेकिन लिखने का एक तरीका होना चाहिए ना बाबू, मेरी बात समझिए। आपको मैं बोलता हूं मम्मी घर में खाना बनाई है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, मम्मी घर में खाना बनाई है, खाना बना करके ढेर सारे खाना यहाँ पे रखी होंगी अपने किचन के प्लेटफॉर्म में, मानते हो ना इस बात को? ठीक। और मम्मी को बोला गया कि मम्मी अ, आप मुझे आप मुझे खाना दीजिए। मम्मी को क्या बोला गया कि मम्मी प्लीज मुझे खाना दीजिए। तो मम्मी मान लीजिए अगर हम लोगों को राइस दे रही हैं, चपाती दे रही हैं, सब्जी दे रही हैं, भुजिया दे रही हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपको क्या लगता है कि चपाती या राइस यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, यहाँ रखना चाहिए, या यहाँ रखना चाहिए? आप बोलेंगे सर कैसी बात करते हैं, चपाती तो यहाँ रखना चाहिए, राइस भी यहाँ रखना चाहिए, है ना? सब्जी चटनी वगैरह जो होता होगा वो इधर कहीं रखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते कि राइस यहाँ पर रख दे? बोले सर इतना बड़ा खाना यहाँ है ही नहीं कि आप यहाँ पर राइस रख सके। राइस रखने का सही जगह ये है। इसका मतलब आप जब इस प्लेटर में खाना देख रहे हैं ना, तो ये प्लेटर खाना को रख तो रहा है, लेकिन एक प्रेजेंटेबल वे में रख रहा है। मतलब राइस रखने का एक स्पेसिफिक जगह है, सब्जी दाल रखने का एक अलग जगह होगा। आप उल्टा पुल्टा तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब मम्मी जब भी आपको खाना परोस रही हैं, दे रही हैं, तो आपको
खाना एक प्रेजेंटेबल वे में मिल रहा है। अब जरा एक बार जरा सोच करके देखो कि अगर आपको खाना में जो रोटी है वो उधर रखा हुआ मिल जाए, चावल उधर रखा हुआ मिल जाए, आपको थाली देख करके ही देखने का मन नहीं करेगा, नहीं मन करेगा। खाना तो दूर की बात है, आपको लगेगा कि क्या उल्टा पुल्टा हो गया है, थोड़ा सेट नहीं हो पा रहे होंगे आप। तो ठीक उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस से जब सारे एक्सपेंसेस उठा करके आप एक जगह लिखेंगे, तो आपको नहीं लगता कि लिखने का एक पैटर्न होना चाहिए? वो पैटर्न को हम लोगों को समझना पड़ेगा, वो फॉर्मेट्स हमको समझना पड़ेगा, वो डिजाइन हम लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे इस थाली के डिजाइन को समझे थे, अच्छा चावल को यहाँ रखना है, रोटी को यहाँ रखना है। बात मेरी समझ आ रही है? उसी तरीके से एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को भी एक प्रॉपर तरीके से रखने का एक पैटर्न आपको समझना पड़ेगा दोस्त। तो आज की जो पूरी क्लास बीतेगी ना बाबू, आज की जो पूरी क्लास बीतेगी वो ट्रेडिंग एंड पीएल में ही खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगले क्लास हम लोग लेकर के क्या बैठेंगे? बैलेंस शीट। आज ट्रेडिंग पीएल का सिर्फ समझा पाएंगे वीडियो हम, मतलब वीडियो में हम क्वेश्चन भी नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में ज्यादा बड़ा कर देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बीच में थोड़ा पॉज लीजिए। ऐसे भी आप याद रखिएगा, जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, तो बहुत बार बहुत जगह कहा जाता है, जब तक देखिए अभी आप एकेडमिक में हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स की स्टडी नहीं कर रहे, राइट। तो आप हैबिट रखिए, 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक। 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक। हो सकता है किसी के लिए 1 घंटा हो, किसी के लिए 45 मिनट्स हो, किसी के लिए 1.5 घंटा हो। मतलब मन जब कहे ना कि हाँ हो गया, थोड़ा 10 मिनट का पाउज चाहिए, ये पाउज लीजिए, एकदम पॉज़ लीजिए, क्योंकि पढ़ाई को बोरिंग नहीं करना है, और पढ़ाई को बोरिंग नहीं करना है तो माइंड को रिफ्रेश करना पड़ेगा, और जब माइंड को रिफ्रेश आपको करना है तो थोड़ा बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों को फोर्स किया जाता है 4-4 घंटे लगातार, नहीं हो सकता है भाई, नहीं पॉसिबल है। आपको अगर कोई सलाह देते भी हैं, आप अगर कर सकते हैं तो करिए, मैं इसमें नहीं कहूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस कहता है कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई किया, थोड़ा ब्रेक लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ाई किया, थोड़ा ब्रेक लिया। तो उसी तरीके से मैं अभी क्या करूंगा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक समझ लीजिए, ये वीडियो वहीं पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब बैठेंगे तो फिर इनके सम्स देख लेंगे थोड़े, है ना। फिर उसके बाद में बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ट्रायल बैलेंस में हमारे पास में हर एक अकाउंट्स पड़े हुए हैं, हर एक अकाउंट्स, उनके बैलेंसेस, एक्सपेंसेस भी है, इनकम्स भी है, एसेट्स भी है, लाइबिलिटीज भी है, बट अनऑर्गेनाइज्ड वे में है। उनमें से सारे एक्सपेंसेस उठाने एक जगह लिखने, सारे इनकम उठाने एक जगह लिखने हैं, हो गया हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का मैंने क्या बोला कि एक्सपेंसेस को लिखने का, इनकम्स को लिखने का एक फॉर्मेट आपको समझना पड़ेगा। आइए उस फॉर्मेट को समझते हैं। बात समझ आ रही है? ट्रेडिंग एंड पीएल के फॉर्मेट को समझते हैं। रुकिएगा, 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ा मैं एक डेटा रेडी कर लूं। एकदम आराम से बातों को समझिएगा बाबू, कोई हड़बड़ी नहीं है। सही दिशा में और सही तरीके से अगर पढ़ाई करोगे ना, तो पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं लगेगा। कंडीशन क्या है? हर एक चीज में आप हाउ एंड वाई ढूंढिए, हर एक चीज में आप हाउ एंड वाई ढूंढिए। तो आप जब ये सब कोशिश करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे कि चीजें, 1 मिनट रुकिएगा, चीजें एकदम आसानी से स्मूथली रन कर रही हैं। आइए, तो आपको ऊपर में लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ऑफ कोर्स जो रिपोर्ट हम लोग बनाने जाते हैं उसका हेडिंग लिखते हैं। उसके नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड, साल के अंत में ये बना रहे हैं ना, तो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मे बी 2024, मे बी 2025, 26, डिपेंड्स, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब का ये आप रिपोर्ट बना रहे हैं। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? ऐसा रिपोर्ट बनाने के बाद ये फॉर्मेट आप देखेंगे, मतलब हेडिंग लिखने के बाद आप ये फॉर्मेट लिखेंगे। हाँ, यह फॉर्मेट आपको जो है सो यहाँ पे
बनाना पड़ेगा, जिसमें आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक बात है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, ये मिक्सचर है दो अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। बात समझ आ रही है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो आप यहां पर पहले फोकस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट पर, कंप्लीट करेंगे, फिर फोकस क्या करेंगे? पीएल अकाउंट पर। बात समझ आ रही है? तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब आपका साल कब से कब तक है? 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल में आपके वेयर हाउस में जितना भी रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, पीछे के साल में परचेज किए थे, नहीं बेच पाए थे, 1 अप्रैल को पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद आप यहां पे लिखेंगे परचेज। क्या लिखेंगे? परचेज। परचेज मतलब ट्रेडिंग गुड्स का परचेज, नॉन ट्रेडिंग गुड्स की बात नहीं की जा रही, ट्रेडिंग गुड्स का परचेज साल भर में। भाई देखो, साल भर ना, बार बार मैं बोल दूंगा, कभी नहीं भी बोलूंगा, लेकिन आपको समझना, ये रिपोर्ट कब बना रहे हो? 31 मार्च को। तो अब जब भी डेटा उठाओगे तो कब से उठाओगे? 1 अप्रैल से कब तक का उठाओगे? 31 मार्च तक का उठाओगे। तो आप यहां पर जो है सो लिखेंगे परचेज। अच्छा, हो सकता है ना कि इसमें आप थोड़ा कुछ परचेज रिटर्न किए हो, नहीं हो सकता? परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को आप यहां पर माइनस करेंगे। अच्छा, परचेज रिटर्न भी आप लिख सकते हैं या रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हैं, दोनों बातें ठीक है। परचेज रिटर्न भी हो सकता है, रिटर्न आउटवर्ड भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब जब सामान रिटर्न होकर के सामान आपके हाथ से जा रहा हो, उसको क्या नाम देते हैं आप? रिटर्न आउटवर्ड। और रिटर्न इनवर्ड का मतलब जब सामान रिटर्न होकर के आपके पास में आ रहा हो, दैट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। तो सामान रिटर्न होकर के आपके पास में कब आएगा बाबू? जब सेल्स रिटर्न होगा। इसलिए सेल्स रिटर्न बोलिए या रिटर्न आउट इनवर्ड बोलिए, बात बराबर है। सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड बोलिए, बात बराबर है। अच्छा, रिटर्न होकर के सामान आपके हाथ से कब जाएगा? जब आप परचेज रिटर्न करेंगे। तो आप परचेज रिटर्न बोलिए या रिटर्न आउटवर्ड बोलिए, बात बराबर है। ठीक है। आइए, उसके बाद में एक कैटेगरी यहां पर खुलती है जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसमें मैं कुछ कुछ बात यहां पे लिख देता हूं, अभी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आएंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं ताकि मैं आपको पहले इसका उद्देश्य समझा दूं। जब हम लोग ये बनाएंगे ना लाइक क्वेश्चंस, तो उसमें और भी बातें खुल करके आएंगी, ज्यादा टर्म्स आपको मिलेगा वहां पर। लेकिन अभी आपको पहले मेथड इसका समझना है, क्यों कैसे। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा लिखते हैं। फ्रेट इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, सॉरी, कस्टम ड्यूटी, है ना। ये सारे फिगर्स आपको यहां पर लिखने पड़ेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं ईटीसी, या एक काम करिए, एक एक पार्ट और लिख देते हैं हम यहां पर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हो गए? 1 2 3 4, एक यहां लिख दीजिए, पांचवा। और यहां पर मैं लिख देता हूं ईटीसी। राइट साइड में आप लिखेंगे सेल्स, ट्रेडिंग गुड्स का सेल्स। ठीक है। इसमें से आप रिटर्न माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड या सेल्स रिटर्न आप यहां पे लिखेंगे, और यहां पे आप क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक इतना रुपया। ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब बोलेंगे सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एकदम ठीक बात है, क्योंकि समझाना अभी बाकी है ना, अभी तो मैंने बस लिखा है। आप बोलेंगे सर सबसे पहली बात तो एक चीज समझ में नहीं आई कि जब आपने बोला कि ट्रायल बैलेंस से आप एक्सपेंसेस और इनकम्स को उठाएंगे और एक जगह लिखेंगे तो ट्रेडिंग पीएल बनेगा। ठीक है, अभी पीएल अकाउंट की बात नहीं कर रहे, ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी तो एक्सपेंसेस और इनकम्स को लिखना चाहिए था। यहां पर ओपनिंग स्टॉक जो कि एसेट है,
क्लोजिंग स्टॉक जो कि एसेट है, क्यों दिखा रहे हैं आप? यहाँ पर एसेट्स को तो नहीं दिखाना चाहिए था ना, यहाँ पर तो एक्सपेंसेस एंड इनकम्स को दिखाना चाहिए था। नंबर वन। नंबर टू, सर एक्सपेंसेस को जब आप लिखना स्टार्ट किए तो आपने एक टर्म लिख दिया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो चीज अगर हम लोग समझ जाएं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ पर इंक्लूड क्यों किए हैं, और एक समझ जाएं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट अभी हमने बनाया ये हमारा हाथ में आ जाएगा। बात समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। अच्छा, एक बात पहले यहाँ समझ लीजिए, कंप्लीट कर लें इसको, उसके बाद फिर समझाना स्टार्ट करते हैं। ये आपको नहीं लग रहा बाबू ये इनकम वाला साइड है, क्रेडिट साइड, सेल्स वाला जो साइड, ये वाला साइड है ना, इसका टोटल मान लीजिए आपके पास में आता है 1000 का, एग्जाम्पल में बोलता हूँ, ठीक। और इधर का जो डेबिट साइड, जो खर्चे, देखिए ना खर्चे ही खर्चे लिखे हुए हैं, परचेज है तो वेजेज है तो फ्रेट इनवॉर्ड, कैरेज इनवॉर्ड, फैक्ट्री, नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेंसेस है। ये एक्सपेंसेस टोटल आता है मान लीजिए 800 का। तो आपको मैंने लेजर के टाइम में भी सिखाया था कि इधर अगर 1000 लिखे तो इधर भी क्या लिखेंगे? 1000 ही, जो बड़ा वाला होगा। फिर से थोड़ा गलत हो गया शायद से। अगर इधर का आ रहा है 1000, गलत नहीं है, मतलब एग्जाम्पल को थोड़ा सा रीडिफाइन कर दें हम। इधर मान लीजिए आता है 800, तो अगर इधर आपने 1000 लिखा है तो इधर भी आपको 1000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला फिगर है वो दोनों तरफ लिखा जाएगा। और जो डिफरेंस आएगा ना बाबू, इसी को आप क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। सीडी लिखते थे, याद करिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिख देंगे? 200 लिख देंगे। अगर इधर का था 1000, इधर का था 800, तो प्रॉफिट कितना आ जाता? 200 आ जाता। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहां ट्रांसफर करेंगे, है ना। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को आप नीचे ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना रुपया, और यहीं से नीचे से पीएल अकाउंट की शुरुआत होती है। खैर, अभी हमको पीएल अकाउंट के बारे में नहीं समझाना 10 मिनट के लिए। पहले मैं आपको समझाता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट से क्या उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। तो आप ना बेसिकली दो बातों को पहले समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों हो रहा है, या उसका मतलब क्या हो रहा है। आप अपने आप समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट से उम्मीद क्या कर रहे हैं। उम्मीद क्या कर रहे हैं वो तो फाइनल टर्म हो गया ना। आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि ओपनिंग क्लोजिंग क्यों लिखें जबकि हमको एक्सपेंस इनकम सिर्फ लिखना था। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूं। अभी 5 मिनट के लिए भूल जाइए कि कुछ ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, ये सब कुछ होता भी है। मैं आपको एक देसी भाषा में बात करता हूं। आपने एक दुकान स्टार्ट किया, ठीक है। आपने एक दुकान स्टार्ट किया 1 साल में। ये है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। साल भर में आपने सेल्स कर रखा है 1 लाख रुपए का। परचेज आपने कर रखा है, मान लीजिए कितना ले लूं मैं, 60,000 का। ठीक, ठीक है, या 40,000 का। ठीक, सेल्स कितना हो गया? 1 लाख का। परचेज कितना हो गया? 40,000 का। तो आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें? आप तुरंत कहेंगे सर सेल्स माइनस परचेज, 60,000 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर आप अकाउंट्स की भाषा में बात करोगे ना बाबू, तो आप एक बात को समझिए, आप रियलिस्टिक होकर थोड़ा समझिए। मैथ्स अपने जगह है, लेकिन आप थोड़ा रियलिस्टिक होकर के समझिए। दुनिया में क्या कोई एक ऐसा दुकान आपको मिला आज तक जो 1 अप्रैल से सामान परचेज करते 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 समय पर सामान ढेर सारा परचेज किए, और 31 मार्च तक में, 31 मार्च तक में जितने प्रोडक्ट थे सारे प्रोडक्ट हमने बेच डाले? क्या 31 मार्च को आपका दुकान एकदम खाली हो जाता है? आपकी शॉप एकदम खाली हो जाती है? क्या आपका गोडाउन, आपका वेयर हाउस एकदम खाली हो जाता है? क्या सारे प्रोडक्ट आप बेच डालते हैं? नहीं। अकाउंटिंग करने के लिए आप जरूर कह सकते हैं कि 31 मार्च यहाँ पर है ना, और साल यहाँ पर खत्म हो रहा है। लेकिन बिजनेस तो भाई 31 मार्च के बाद में, ये कहने के लिए साल खत्म हो रहा है, लेकिन आपको 31 मार्च को भी सामान सेल करना है। रात आज हो करके कल सुबह होगी, 1 अप्रैल आएगा, कल भी सामान बेचना है। तो सामान तो आपके पास रखना हो, मतलब आपको रखा हुआ, मतलब आपके पास होना चाहिए ना सामान।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 31 मार्च को आप सामान जीरो तो नहीं करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये भी हो गया कि परचेज जो 40,000 है, इस पूरे 40,000 के प्रोडक्ट को आपने 1 लाख में नहीं बेचा। कुछ प्रोडक्ट बिका होगा और कुछ प्रोडक्ट नहीं बिका होगा। इतना बात समझ में आया? मैं बोल मान करके चलता हूं कि इस 10,000 में ना 15,000 का जो प्रोडक्ट है वो आप नहीं बेच पाए थे। अरे भाई, जो 31 मार्च को जो प्रोडक्ट अनसोल्ड रह गया उसको ही तो क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, जो नहीं बिका है ना? ठीक है। तो इसका मतलब आप कितने प्रोडक्ट को सेल कर पाए बाबू? जब आप प्रॉफिट निकालोगे तो यही ना लिखोगे यहाँ पे, सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब, किसका कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ किसका कॉस्ट? गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेच दिया, जो सामान आपने बेच दिया उसकी कॉस्टिंग माइनस करो ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाए। तो आप यहां पर 1 लाख रुपया लिखोगे। सेल्स कितना लिखोगे बाबू? 1 लाख रुपया। माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे? आप यहां पर परचेज किए थे ना, आप यहां पर परचेज किए थे ना, कितना रुपए का? 40,000 रुपए का। तो क्या 40,000 माइनस कर दें? नहीं, सिर्फ उतने हिस्से को माइनस करिए जितना हिस्सा का प्रोडक्ट बिका है, ना कि पूरे हिस्से का। थोड़ा कंफ्यूजन हुआ ना शायद, फिर से समझिए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हम बोलते हैं कि मान लीजिए दिवाली फेस्टिवल है, ठीक है? तो दिवाली फेस्टिवल में आपको भी मालूम है कि मार्केट में बहुत गहमा गहमी होती है, मतलब बहुत सेल होता है। लगभग फील्ड के बिजनेस में दिवाली के टाइम में आपको अच्छा खासा सेल मिलता है। मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप था। हम 10 लाख रुपया का सामान परचेज कर लिए। क्यों? क्योंकि हम सोचे थे कि दिवाली में बहुत सारा सेल करेंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। 10 लाख रुपया का सेल कर लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिक्री हुई सिर्फ 2 लाख रुपए की, सिर्फ 2 लाख रुपए की। तो हम क्या करें? प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए 10 लाख रुपया का परचेज और 2 लाख रुपया का सेल को भिड़ा दे आपस में। 2 लाख माइनस 10 लाख, हम क्या कहते? 8 लाख रुपया का लॉस हो गया मेरा। अरे नहीं सर, कैसी बात करते हैं आप? उस 10 लाख रुपए में, क्योंकि 8 लाख रुपए का जो अगर आप लॉस बोलेंगे, इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट का वारा न्यारा हो गया। अरे जो प्रोडक्ट नहीं बिका वो आगे बिकेगा ना भाई। तो सही कंपैरिजन करने के लिए जो 2 लाख रुपए का आपका सेल है, उसमें आप प्रॉफिट अगर ढूंढ रहे हैं या बिजनेस की प्रॉफिट आप ढूंढ रहे हैं, तो आप उन्हीं उन्हीं प्रोडक्ट का सेल उठाइए और उन्हीं उन्हीं प्रोडक्ट का आप परचेज भी उठाइए। जो परचेज हुए हैं लेकिन बिके नहीं हैं, उसको आप क्यों कंपेयर कर रहे हो अभी? उससे कैसा प्रॉफिट लॉस? प्रॉफिट लॉस होने के लिए एक प्रोडक्ट का सेल परचेज दोनों होना जरूरी है ना। जो प्रोडक्ट बिका ही नहीं है वो सेल ही नहीं हुआ, जो सेल ही नहीं हुआ उससे आप प्रॉफिट लॉस कैसे बात कर सकते हैं? इसका मतलब आपको यहां पर भी सोचना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए का सेल हुआ, परचेज जरूर 40,000 का है, लेकिन इस 40,000 में से आपको सिर्फ उतने हिस्से का कॉस्टिंग देखना है जितने हिस्से का परचेज का प्रोडक्ट, जितने हिस्से का प्रोडक्ट आपने एक्चुअली में सेल आउट किया। कितने हिस्से का प्रोडक्ट सेल आउट हुआ है? भाई परचेज किए थे 40,000, उसमें 15,000 का जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो पाया था, नहीं बेच पाए थे। तो बिकने वाला जो हिस्सा है वो कितना निकला? 25,000 निकला ना। परचेज माइनस क्या कर दिए आप? क्लोजिंग स्टॉक। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, माइनस 15,000। तो 25,000 का प्रोडक्ट आपने बेचा, कितने में बेचा बाबू? 1 लाख में बेचा। ये बात सबको समझ में आया ना अच्छे से, है ना? तो 25,000 का प्रोडक्ट कितना में बेचा आपने? 1 लाख में बेचा। निकाल लीजिए प्रॉफिट लॉस। 75,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। 1 लाख माइनस ये 40 और 15 का डिफरेंस जो आ रहा है 25,000, तो 75,000 का आ गया। अच्छा एक बात बताओ, जब आप परचेज किए होंगे तो परचेज करने के टाइम में सामान को लाने में कुछ खर्च वर्च नहीं लगे होंगे? जैसे आप बैठे हो मुंबई में, आपका सप्लायर बैठा है गुजरात में, दिल्ली में, बैंगलोर में, बात मेरा समझिए। तो आप जब सामान परचेज किए होंगे तो सामान को लाने में भी तो खर्च लगे होंगे। आपको नहीं लगता कि वो सामान लाने में जो खर्च लगा वो आपके सामान के कॉस्ट को इफेक्ट करेगा?
ऑफ कोर्स करेगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने कोई भी सामान 100 रुपए में परचेज किया, आपकी दुकान तक लाने में उसको खर्च लग गए 10 रुपए, तो आपका सामान का लागत 110 रुपया हो जाना चाहिए। तो जब आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात कर रहे हैं, डोंट यू थिंक दैट वी शुड कंसीडर दैट एक्सपेंसेस ऑल्सो अलोंग विद द परचेज वैल्यू, है कि नहीं? तो आपको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन खर्चे लग गए थे, कितना में ले लो, मान लीजिए 2000 लग गए थे। तो जब जब आप 40,000 लिखेंगे ना बाबू, तब तब आप यहाँ पे उसके खर्चे भी लिखेंगे, जो सामान आप लाने में दिए थे, जो जो खर्चे आपने लाइक उस परचेज को लाइक नहीं, उस गुड्स को रेडी फॉर सेल करने के लिए आपने किया था। ट्रांसपोर्टेशन की अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ, और भी खर्चे इसमें लगते हैं। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट हो गया आपका 42,000 रुपये, 42,000। ये बात सबको समझ में आया अच्छे से ना कि 2,000 रुपये क्यों हम लोगों ने जोड़ा? क्योंकि 40,000 का परचेज कॉस्ट था, और वो सामान को लाने में जो खर्च लग गए वो 2,000 लग गए। तो हमारे लिए कॉस्ट पड़ा कितने का? 42,000 का। बात एकदम से क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम इसको थोड़ा हेडिंग डाल देते हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेज। अच्छा, एक बात और बताओ, इस साल जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया है, ये वाला ये जो 15,000 बच गया है, क्या करेंगे आप इसके साथ में? फेंक देंगे? अरे नहीं सर, अगले साल इसको हम सेल करेंगे, अगले साल हम इसको सेल करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ठीक उसी तरीके से जब आप पीछे के साल में सामान परचेज किए होंगे, अभी आप कौन से साल की बात कर रहे हो बाबू? आप 24-25 की बात कर रहे हो ना? तो आप जरा एक साल पीछे बढ़ जाओ और आप किसकी बात कर लो? 23-24 की, 23-24 की। जब आप 23-24 की बात कर रहे हो, तो जैसे इस साल क्लोजिंग स्टॉक बचा है, आप अगले साल उसको यूज करेंगे, सेल करेंगे, तो पीछे के साल में भी तो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा। नहीं समझे? पीछे के साल में भी तो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा, तो उसको क्या इस साल आप नहीं बेचे होंगे? ऑफ कोर्स बेचे होंगे ना। तो जो पीछे के साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा, वो इस साल का क्या नाम कहलाया होगा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। बात समझ आ रही है? ओपनिंग स्टॉक कितना हम इसमें ले ले, मान लीजिए ले लेते हैं 20,000, ठीक है। इसका मतलब आपके पास में टोटल प्रोडक्ट जिसको आप सेल कर सकते थे, वो कितने रुपए का हुआ? इधर से 20,000 और इधर से 40,000। 60,000 के वैल्यू का प्रोडक्ट आपके बिजनेस में था, जिसको आप बेच सकते थे। मानते होंगे इस बात को? लेकिन उसमें से 15,000 का प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाए। तो जब आप प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालोगे, तो आप बोलोगे कि ओपनिंग स्टॉक बोल करके हमारे पास 20,000, 40,000 हमने परचेज किया था, 2,000 रुपया उसमें खर्चे लग गए थे, और उसमें से ना सर 15,000 का प्रोडक्ट हम नहीं बेच पाए थे, तो जो बच गया वही तो, जो 15,000 नहीं बेच पाए तो जो बच गया वही तो बिका होगा। तो जो बिका होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए इसमें और कौन सा ऐड करना पड़ेगा वैल्यू? ओपनिंग स्टॉक का। कितना रुपए से? 20,000 रुपए से। तो 20,000 का प्रोडक्ट यहाँ, 40,000 का प्रोडक्ट यहाँ, 60,000 प्लस 2,000 का खर्चे इसमें, तो टोटल कितने हो गए? 62,000 माइनस कितना हो गया? 15,000। बोलो हाँ कि ना? इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 47,000। और 1 लाख में से 47,000 अगर आप कम कर देंगे तो कितना कम हो जाएगा? 53,000। जबकि सोचो, अगर सीधा सीधा सेल परचेज अगर माइनस करते तो कितना निकाल देते तुम? बोलो 60,000 का। गलत हो जाता ना। इसलिए टू कैलकुलेट द एक्यूरेट प्रॉफिट, है ना, ऑफ द प्रोडक्ट, वी हैव टू इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। देखो ना क्या हमने लिखा है, ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा, परचेजेज हमने लिखा, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेज हमने लिखे, ये सारे को ऐड किए थे ना। देखो तो रिपोर्ट में जाकर के इन सारी चीजों को हमने ऐड किया है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज, ऑफ कोर्स रिटर्न होंगे तो माइनस कर देंगे हम लोग, और ये एक्सपेंसेस ऑन परचेजेज। अभी मैं डायरेक्ट एक्सपेंस आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको मोटा मोटा बात बता रहा हूं। ये जो ना कैरेज एंड फ्रेट इनवॉर्ड, ये आपका जो भाड़ा खर्चा है, तो ये आपको जो है सो यहां पर खर्चे हो गए, ये तीनों को हम लोगों ने जोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद सेल्स
अच्छा एक बात बताओ, जब इतना परचेज करने के बाद में ये ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद में क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किए, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं किए, करना चाहिए था। नहीं कर सकते बाबू, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कैसे करोगे? ये लिखने का मतलब सही ट्रेंड नहीं हुआ। क्यों सर? इसको जरा खोलो आप, ये वाला लाइन को जरा खोलो। ये 1 लाख को जब माइनस, ये बेसिकली है क्या जानते हो? यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, समझो तो। जब ये माइनस को खोलोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो सेल्स के साथ में ये प्लस हो जा रहा है, देखो क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो इसलिए आप यहां पर देखेंगे सेल्स के साथ में क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखा जा रहा है। बात समझ आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? तो एक बगल में क्या हो गया, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, और एक बगल में क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर से एक बार देख लो, यहां पर सेल्स है और इसके बाद इतनी सारी चीजों को ऐड करके इसमें से माइनस करना है, मतलब साइड में लिखो, ऐसे भी समझो प्लस माइनस या डेबिट क्रेडिट, बात तो बराबर है ना। और ये माइनस माइनस होकर के प्लस हो गया, जो कि ये सेल्स के साथ में जाकर के ऐड ऑन हो गया। तो एक एक बगल में आपको लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड एक्सपेंसेस ऑन परचेज, और एक बगल में लिखना पड़ेगा सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक टू कैलकुलेट रियल टाइम प्रॉफिट ऑफ द गुड्स। एकदम क्लियर? ठीक। अब यहां तक तो हम लोग लड़ाई जीत लिए। अब एक लड़ाई अब भी बाकी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है। आधा जानते हैं आप, नाम से नहीं समझे, लेकिन आधा आप ऐसे ही समझ चुके हैं। कैसे समझ चुके हैं? ये 2000 वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, ये एक्सपेंसेस ऑन परचेज। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जब भी आपसे कोई पूछता है ना बाबू, तो आप क्या बोलेंगे जानते हैं? आप बोलेंगे कि कोई भी एक्सपेंस, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। बहुत बार ना बच्चे डायरेक्ट एक्सपेंस को समझाने के लिए एग्जाम्पल का सहारा ले लेते हैं। ऑफ कोर्स लीजिए, एग्जाम्पल का सहारा लेना एक अच्छा वे माना जाता है, लेकिन इसको एक लाइन में अगर समझाना हो तो आप क्या बोलेंगे? आपके बिजनेस में प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके बिजनेस में प्रोडक्ट है जिसको आप सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट रेडी फॉर सेल है, आज एकदम बस सामान लो और बेच दो। लेकिन ये सामान की अवेलेबिलिटी कैसे हुई, ये तो आपको जानना चाहिए। सामान को अवेलेबल करने के लिए आपके पास में दो मोड थे। नंबर वन, या तो आप सामान खुद मैन्युफैक्चर करते, या तो सामान को आप परचेज करते। यही ना दो बात हो सकता है, या तो सामान को आप मैन्युफैक्चर करते या सामान को आप परचेज करते। ठीक। तो डायरेक्ट एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो सामान को रेडी फॉर सेल, जीरो पॉइंट से रेडी फॉर सेल तक लाने में जो भी खर्चे होते हैं, या फिर सामान के कॉस्ट में जो भी खर्चे एड ऑन होते हैं, उन सारे खर्चों को आप एक हेड में डालेंगे, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। सामान को परचेज किए थे, सामान को ढो करके ले करके आए थे, क्या वो खर्चे सामान के कॉस्ट को हिट करेगा कि नहीं करेगा? क्या वो खर्चे रेडी फॉर सेल के लिए जरूरी था कि नहीं था? था। अच्छा, सामान मैन्युफैक्चर किए थे, तो मैन्युफैक्चर करने के टाइम में कौन कौन से खर्चे लगे होंगे सर? रॉ मटेरियल लगा होगा, फैक्ट्री में अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है तो फैक्ट्री का रेंट लगा होगा, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, वहां पर मैन पावर में खर्चे, वेजेस दिए होंगे आप लेबर्स को। मेरी बात समझ रहे हैं? वो सारे खर्चे क्या प्रोडक्ट के कॉस्ट को हिट नहीं करेगा? एकदम करेगा। तो वन लाइन में डायरेक्ट एक्सपेंस को अब मैं एक लिए बोलता हूं, इसको ध्यान से सुनिए, और लिखना हो तो लिख भी लीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस इज द एक्सपेंस दैट कैन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ सर्विस। सर्विस सेक्टर का बिजनेस है तो सर्विस, कॉस्ट प्रोडक्ट सेक्टर का बिजनेस है तो प्रोडक्ट। द एक्सपेंस विच कैन इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ सर्विस। अच्छा, मैं डायरेक्ट एक्सपेंस का जो डेफिनेशन बोल रहा हूँ वो कौन से अकाउंट के हिसाब से बोल रहा हूँ? फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से। कॉस्ट अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जिसके कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हिट होता हो। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए। जब मैन्युफैक्चर किए, तो मैन्युफैक्चर करने के टाइम में जो भी प्रोडक्ट में खर्चा लगा है ना, रॉ मटेरियल, मैन पावर कॉस्टिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर, है ना, ये सारी चीजें प्रोडक्ट के लागत को बढ़ाती है कि नहीं? अरे तो वो सब जोड़ोगे तभी तो प्रोडक्ट की लागत निकालोगे, तभी तो रेडी फॉर सेल होगा प्रोडक्ट, यहाँ आप इसको बेच सकते हैं। वो सारे खर्चे कहाँ जाएंगे? डायरेक्ट में। अच्छा, सामान परचेज किए थे, परचेज करने के टाइम पर सामान में कुछ ऐसे टैक्सेस दिए थे
जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे टैक्सेस दिए थे जो उसके लागत में जोड़ा जा सकता हो, तो वो सारे खर्चे आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लिखेंगे, जिसके लिए मैंने लिखा है कस्टम ड्यूटी। लेकिन आप सामान, अच्छा चलो इसको बता ही देता हूं, मैं 5 मिनट के अंदर बता ही देता हूं कि जीएसटी क्यों नहीं बट कस्टम ड्यूटी क्यों फिलहाल। तो अभी जो है, एक मिनट रुकिए तो बाबू, हाँ ठीक, हाँ तो इतना इतना समझ में आया कि सामान का लागत, प्रोडक्ट का लागत में इंक्लूड होने वाले जितने भी खर्चे होते हैं जिस कारण से प्रोडक्ट की लागत हिट हो सके, वो सारे खर्चे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब आप ट्रायल बैलेंस से जब एक्सपेंसेस की लिस्ट उठाएंगे ना, तो उस लिस्ट में आपको हर वो एक्सपेंस ढूंढना है जो एक्सपेंसेस के कारण से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग हिट होती हो। वो एक्सपेंस को आंख बंद करके आप कहां लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जिसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। नंबर 1 हमने लिखा है, स्क्रीन पे देखिएगा अब। नंबर 1 वेजेज, मैन पावर, लेबर वगैरह को जो हम लोग खर्चा दे रहे हैं, मजदूरी। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा इनवर्ड एक्सपेंस। पता नहीं अभी मैं 15-20 मिनट पहले इनवर्ड एक्सपेंस मैंने बताया कि नहीं बताया, शायद नहीं बताया मैं। देखो, फ्रेट एंड कैरेज एक तरीके का भाड़ा खर्चा है, ठीक। फ्रेट बना है फेयर वर्ड से, भाड़ा खर्चा, और कैरेज बना है कैरी वर्ड से। फ्रेट जो है ये स्टैंडर्ड फेयर को कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फेयर को कहते हैं, और कैरेज बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड फेयर को। जैसे रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान लेकर के ये लोग जाते हैं। तो इनको आप जब पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए सामान के लिए जब पूछेंगे, तो कभी वो 50 रुपया चार्ज करेंगे, कभी वो 30 रुपया चार्ज करेंगे, कभी वो 40 रुपया चार्ज करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब पॉइंट ए से पॉइंट बी आप किसी बस से ट्रैवल करते हैं, सामान भिजवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, है ना, या कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है, जो भी समझिए, व्हीकल से हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो वो एक स्टैंडर्ड फेयर ले रहा है। वो वहां पर एक स्टैंडर्ड फेयर की बात हो रही है कि एक बार अगर यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी सामान ट्रांसपोर्ट करेंगे, अगर 100 रुपया लगा तो नेक्स्ट टाइम भी 100 रुपया ही लगेगा। उसको आप कम ज्यादा नहीं आप कर सकते, क्योंकि एक कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन वहां पर की हुई है। तो जब आप स्टैंडर्ड फेयर की बात करते हैं दैट इज फ्रेट, और जब अनऑर्गेनाइज्ड फेयर की बात करते हैं तो वो क्या हो गया, कैरेज। इनवर्ड एक्सपेंस का मतलब जब सामान आप मंगवाते हैं, परचेज करते हैं, सामान लाने में दिया हुआ खर्चा, भाड़ा खर्चा को बोलते हैं इनवर्ड एक्सपेंस। और सामान बेचने के टाइम में जो खर्चे होते हैं, भाड़ा खर्चा लगता है, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड एक्सपेंस। आपका कस्टमर बैठा कहीं दूर, वो आपको बोलता है कि सही सर हमको सामान तो खरीदना है, लेकिन आप मेरे सामान को यहां से वहां भिजवा दीजिए, मेरे सामान को यहां से वहां भिजवा दीजिए। तो आप सामान भेजने में खर्चा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड एक्सपेंस। सॉरी स्टूडेंट्स, एक्चुअली में एक जन आ गए थे। तो क्या हम बोल रहे थे, हाँ, तो बेसिकली हम ये बोल रहे थे कि जब सामान को मंगवाने में खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड इनवर्ड एक्सपेंस, और जब सामान को भेजने में, कभी सामान अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो उसमें जो से आपका खर्चा हुआ दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड एक्सपेंस। जैसे मैंने अब आपको बोला कि कोई भी कस्टमर अगर बहुत दूर रह रहे हैं और उनको आपने सामान अपने यहाँ से भिजवा दिया, ट्रांसपोर्टेशन कर दिया आपने, तो ट्रांसपोर्ट अभी जो आप खर्चा कर रहे हो, चाहे वो कैरिज के नाम पे हो, फ्रेट के नाम पे हो, जैसा भी खर्चा होगा, तो उन खर्चे को आप क्या बोलेंगे, आउटवर्ड एक्सपेंस, क्योंकि सामान आप बेचने के टाइम पर दे रहे हो भाड़ा खर्चा, है ना। तो जो भी सामान का इनवर्ड एक्सपेंस होगा उसको आप कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सामान का आउटवर्ड एक्सपेंस जो होगा उसको आप कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। मेरी बात को समझिए, क्योंकि सामान का आउटवर्ड एक्सपेंस, आउटवर्ड भाड़ा खर्चा कब हो रहा है, सामान के सेल होने के टाइम पे। क्या सेल होने के टाइम पे जो खर्चे लगेंगे उसको आप कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे? कैसी बात करते हैं? जब सामान परचेज हुआ था कॉस्ट तो तभी डिफाइन हो गया था, कॉस्ट तभी डिफाइन हो गया था। तो इसका मतलब जो इनवर्ड एक्सपेंस होंगे वो कॉस्ट का हिस्सा होगा, इसलिए वो कहां जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जा रहा है। अच्छा, उसके बाद में आता है कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी बेसिकली कब लगता है, जब भी आप सामान को कोई इंपोर्ट करते हैं ना दूसरे देश से, जब आप सामान को इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट पे लगने वाले टैक्सेस जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो टैक्सेस आपके कॉस्ट को हिट करेंगे। बोलिए हाँ कि ना? क्योंकि कोई भी टैक्सेस अगर आपने
नहीं, कोई भी टैक्सेस फिर आप जीएसटी की तरफ भागेंगे। रुकिए मैं जीएसटी समझा ही देता हूँ 5 मिनट में। तो जब आप कस्टम ड्यूटी देते हैं अपने लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को वाइल इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट पर किया हुआ जो 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 पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जिस पर आप कस्टम ड्यूटी दे रहे हैं, वो कस्टम ड्यूटी आपके कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है, और वो कारण से कस्टम ड्यूटी यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। मैं आपको पहले समझा ही दूं कि जीएसटी क्यों नहीं और कस्टम ड्यूटी क्यों, ताकि आपके मन में तसल्ली आ जाए कि कोई भी टैक्सेस नहीं हो सकता है। जानते हैं, जब एक दुकान होता है ना, एक दुकान है, ये दुकान मान लीजिए 100 रुपये में कोई भी सामान परचेज किया और उस पर 5 रुपए का जीएसटी दिया, मैं दुकानदार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना उसके जेब से गया, 105। मान लीजिए वो सामान उन्होंने सेल किया, वो सामान क्या, कोई भी सामान ऐसा हो सकता है, 150 रुपए में, और 5% का टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया, मान लीजिए 7.5। 5% 150 रुपए का कितना हो जाएगा, 7.5। तो उनकी जेब में कितना आया, 157.5। जैसे 7.5 उन्होंने कलेक्ट किया अपने कस्टमर से टैक्स बोल करके, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई टैक्स हमको दो। टैक्स तुम रिसीव कर सकते हो, टैक्स तुम रख नहीं सकते हो, टैक्स तुम होल्ड नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारा इनकम नहीं है ये। ऑफ कोर्स ठीक बात भी है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि 7.5 जो तुम लिए वो हमको दो। लेकिन दुकानदार का क्या कहना है कि भाई देखो, 7.5 हमने रिसीव किया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो 5 रुपीज हमने अपने सप्लायर को दे भी तो रखा है, और सप्लायर ये पैसा रखेगा तो नहीं, ये तो सरकार तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो वो दुकानदार, मतलब ये दुकानदार बेसिकली 5 रुपया दे करके बैठा है टैक्सेस, और 7.5 ले करके बैठा है। तो एज पर जीएसटी रूल, ये जीएसटी जो था ना यहाँ पे, ये वाला और ये जीएसटी, ये दोनों का दोनों जीएसटी वाला बात है। तो ये एज पर जीएसटी रूल क्या कहता है कि जितना भी टैक्स आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है, उसमें जो टैक्स का पैसा आप ऑलरेडी अपने सप्लायर को दे दिए हैं, यहां पर है आपका पैसा 7.5, इसमें आप मान लीजिए कि 5 रुपीज ऑलरेडी सप्लायर को दे करके रखे हुए थे जो ना, उसको आप उठाएंगे ऐसे करके और अपने जेब में रख लेंगे। बचा कितना यहाँ पे, 2.5। वो 2.5 आप गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। बात समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब टेक्निकली क्या हो रहा है ना कि ये जो 5 रुपीज है, ये जरूर आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन ये आपका कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन रहा है, क्योंकि ये पैसे कल को आपको वापस मिल जाने हैं। इसलिए जीएसटी जो आप परचेज के टाइम पर देते हैं वो आपका कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनता है, इसलिए हमने यहाँ पर जीएसटी नहीं लिखा था। लेकिन कस्टम ड्यूटी आप अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर पाते हैं ना बाबू। जब यहाँ पे आप परचेज करते हो तो जीएसटी दिए, सेल करते हो तो जीएसटी कलेक्ट कर लेते हो, लेकिन परचेज जो आप कर रहे हैं, सॉरी इंपोर्ट जो आप कर रहे हैं, इंपोर्ट के टाइम में जो कस्टम ड्यूटी आपने दिया है, वो कस्टम ड्यूटी आप अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है। इसलिए वो कस्टम ड्यूटी क्या होगा, आपके कॉस्ट को हिट करेगा। उसके बाद हमने लिखा था फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देखो यहां पर है ना। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, याद करो, क्योंकि फैक्ट्री में जितने भी खर्चे होंगे वो कॉस्ट को हिट करेगा ही करेगा। तो इसके लिए उसको आप कहां डालेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। यहां तक काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचेगा भाई, तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ये ट्रेडिंग अकाउंट का हिसाब किताब यहाँ पे खत्म, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंस पूरा का पूरा यहाँ पे क्लियर हो गया। ओपनिंग स्टॉक क्लियर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्लियर हो गया, सेल्स क्लियर हो गया। अच्छा, अब इससे एक उद्देश्य जो मैं आपको बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्ट से कितने प्रॉफिट आ रहे हैं वो जानिए। मतलब जब सेल्स किए थे ना यहाँ पे, ये सेल्स जो आप किए थे, जहां से आपका प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको जानना है कि प्रोडक्ट से कितना कमाए। बाकी ऑफिस में तो अभी बहुत सारे खर्चे हैं, वो खर्चे अभी हमने लिखा कहाँ, रेंट है नहीं है, सैलरी नहीं है, दुनिया जहान के खर्चे हैं जो अभी करने हैं, जो बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट निकाल करके लाएगा आफ्टर दोज एक्सपेंसेस। लेकिन अभी मुझे प्रोडक्ट का प्रॉफिट लॉस देखना है कि प्रोडक्ट कितना में सेल किए और प्रोडक्ट कितना में परचेज किए थे, उसकी कॉस्टिंग माइनस करके मोटा मोटा प्रॉफिट निकालो। ये बताता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट का कितना है। मतलब एक एक कंपनी ऐसा है जो 100 रुपए का सेल करती है और 10 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है, इसका मतलब उसका प्रॉफिट मार्जिन खाली 10 रुपया है।
10% है। लेकिन अगर एक कंपनी 100 रुपये का सामान सेल करती है और 40 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट कमाती है, तो 40% का उसका हो गया लाइक प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि उस 40 रुपए से ही तो उसको बिजनेस के और दूसरे ऑफिस के खर्चों को मेंटेन करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट ही अगर बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम परसेंटेज अगर आप होल्ड कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है। मेरी बात को समझिएगा, है ना। तो इसलिए इस पॉइंट में ठहरना बहुत जरूरी है, ये जानने के लिए कि हमारा बिजनेस में जो फाइनल प्रॉफिट आएगा सो आएगा, लेकिन प्रोडक्ट से हम कितना मार्जिन रख पा रहे हैं। प्रोडक्ट की ही मार्जिन नहीं बचेगी तो फिर आगे हम बिजनेस में कहां से ऑफिस में ढेर सारा पैसा डाल पाएंगे। बात समझ आ रही है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ एक आपको लाइक निचोड़ समझ में आ रहा है कि प्रोडक्ट का पूरा हिसाब किताब एक जगह आपको मिल गया, प्रोडक्ट मार्जिन आपको एक जगह मिल गया, और यही प्रॉफिट आप यहां पर से यहां ट्रांसफर करेंगे और बिजनेस में जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको लिखेंगे। सर बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट तो समझ में आ गया। दो तरीका, एक ट्रायल बैलेंस से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकालिए, जितने बच गए वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, इनडायरेक्ट में। और दूसरा ऐसे भी समझिए कि वो खर्चे जिसके कारण से बिजनेस के, सॉरी मेरा मिस्टेक, प्रोडक्ट के कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खर्चे जिसके कारण से प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे खर्चों को आप कहाँ डालेंगे, इनडायरेक्ट में डालेंगे। जो डायरेक्ट में नहीं गया वो इनडायरेक्ट में गया। उसी तरीके से यहां पर आप अलग अलग इनडायरेक्ट इनकम्स लिखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या हो गया, अरे ऑफिस के जितने खर्चे हो गए भाई, जितने खर्चे, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, इंटरनेट चार्जेस हो गए, क्लीनिंग एक्सपेंसेस हो गए, जितने खर्चे एडवर्टाइजमेंट हो गए, है ना, सारे खर्चे यहाँ पे जाएंगे। और इनडायरेक्ट इनकम, तो अब इनकम जैसे एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बांटे, वैसे इनकम को भी समझ लीजिए। बहुत छोटा सा लाइन है, बिजनेस का जो भी इनकम बिजनेस के मेन एक्टिविटी से आता है, बिजनेस का जो भी इनकम बिजनेस के मेन एक्टिविटी से आता है, दैट इनकम विल बी कंसीडर्ड एज द डायरेक्ट इनकम। बात समझ आई। आपका कंप्यूटर बेचने का बिजनेस है, तो कंप्यूटर बेचने से जो इनकम आया होगा डायरेक्ट इनकम। आपका फर्नीचर बेचने का बिजनेस है, तो फर्नीचर बेचने से जो इनकम आया होगा डायरेक्ट इनकम। जो मेन इनकम होता है, जिस जिसका बिजनेस आपने बना रखा है, वो इनकम जो है आपका डायरेक्ट इनकम फॉर्म करता है। अच्छा, फर्नीचर का बिजनेस था, आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाने के बाद आपने किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स परचेज कर लिया, डिविडेंड मिल रहा है आपको। आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। क्या ये अर्न करना आपका बिजनेस था क्या? नहीं, ये अर्न करना आपका बिजनेस नहीं था। आपका फर्नीचर बेच के अर्न करना मेन इनकम था। तो अभी जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया वो कहां चला गया, वो इनडायरेक्ट में चला गया, साइड की इनकम में चला गया, मेन इनकम नहीं है वो। बात समझ आ रही है हम क्या कह रहे हैं। लेकिन जरा सोचो बाबू कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, वो बैंक के लिए, अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। तो ये बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा कि कौन सा इनकम आपका डायरेक्ट में जाएगा और कौन सा इनकम आपका इनडायरेक्ट में जाएगा। फिर इधर वाला आप सारे अमाउंट को लिखेंगे, जितने भी इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगे, और वही टोटल आप यहां पर भी करेंगे, है ना। आप बोलेंगे सर एक चीज तो रह गया, कौन सा रह गया? अच्छा ये बताइए सर, जैसे बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज है वो तो आपने लिख दिया, ठीक। इधर की इनकम को टोटल आप करेंगे, इधर एक्सपेंसेस को करेंगे। अगर इनकम वाला साइड ज्यादा आ गया तो ज्यादा वाला फिगर दोनों तरफ आप लिखेंगे, और इधर जो डिफरेंशियल आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, मतलब फाइनल प्रॉफिट, एकदम फाइनल प्रॉफिट बिजनेस का, सब खर्चे वर्चे माइनस करने के बाद। अब बोले सर बिजनेस में ना कुछ लाइक नॉर्मल सिचुएशन नहीं थे, कुछ अलग अलग बातें भी हुई थी, जो यदा कदा होता है, कभी कभी होता है। हमने एक इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसको हमने सेल आउट कर दिया इस साल, उससे कुछ प्रॉफिट आ गए हमारे। हमने एक प्लांट एंड मशीन को सेल किया था, उससे हमारा कुछ लॉस हो गया था। क्या ये प्रॉफिट अर्न करना, क्या ये लॉस करना हमारे नेट प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं करता है क्या? एकदम करता है।
तो क्या उसको यहाँ पर नेट प्रॉफिट का मतलब दिस इज माय फाइनल प्रॉफिट, तो क्या फाइनल प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए? एकदम करना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्त, यहां पर आप लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ कोई भी फिक्स्ड एसेट, मैं यहाँ पर फिक्स्ड एसेट लिखता हूँ, लेकिन आपको इसे क्या समझना चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीन हो सकता है, और फर्नीचर्स हो सकते हैं, जो भी हो, जो भी फिक्स्ड एसेट को आपने सेल आउट किया। और अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर आपने बेचा, उसके बाद अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, तो वो लॉसेस भी आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे। और ठीक उसी तरीके से प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ कोई भी फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट्स अगर होता है, तो आप इसको यहां पर लिखेंगे। बात समझ आ रही है? और रिजल्टेंट फिर क्या निकाल रहे हैं आप, नेट प्रॉफिट। कुछ बैड डेट्स आपका हो गया, कस्टमर पैसा लेके भाग गया, लॉस हो गया आपका, वो भी लॉस कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, क्योंकि लॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करेगा ना, जैसे एक्सपेंस प्रॉफिट को कम कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, वैसे लॉस भी करेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी हो गई दोस्त ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट की। ये अब तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको पूरी की पूरी प्रोफॉर्मा बताने की कोशिश करी कि एक्चुअली ये होता क्या है और होता कैसे है, हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। क्यों होता है, ऑब्जेक्टिव हमने बताया आपको, है ना, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोगों को जानना है, तो रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट चाहिए तो उसके लिए दो रिपोर्ट हम लोगों को अब तक समझ में आए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और भी रिपोर्ट बनते हैं, लेकिन फिलहाल अभी आप हम लोगों को दो रिपोर्ट पढ़ना था, तो दो रिपोर्ट हम लोगों में से दो रिपोर्ट में से हम लोगों ने एक रिपोर्ट अभी तक देखा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अच्छा, कैसे बनाते हैं वो भी समझ में आ गया, टर्म्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ लिखने हैं वो आपको फॉर्मेट याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक बार, दो बार, तीन बार लिखिए, जरा इसको प्रैक्टिस करिए, तब आपको समझ में अपने आप ये चीजें आ जाएंगी, ठीक बात है। उसके बाद में जब हम लोग नेक्स्ट क्लास बैठेंगे, है ना, तब तक आपका ये काम हो जाना चाहिए, जब आप नेक्स्ट क्लास बैठेंगे हमारे साथ, तो फिर आप क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करेंगे, दो तीन क्वेश्चंस कराते हैं, आपको समझ में आएगा, है ना। तो ये हो रही आज की क्लास, कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइए, अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करिए बाबू, जैसे आप शेयर करेंगे तो और भी लोग इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और एक बात दिमाग में सेट रखिए, दो तीन बातें हमने आप आज आपको बताई कि पहला चीज, पढ़ाई को बोरिंग ना बनने दें, पढ़ें ध्यान से, बहुत स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, है ना, बहुत स्लोली स्लोली, नॉट इन द सेंस कि आप लाइक मैं बोल रहा हूं कि एकदम से लीथल होकर के पढ़िए, नहीं, आप ऐसा पढ़िए जो आप दिमाग में बातों को बर्डन के जैसा फील ना कराएं। मतलब थोड़ा पढ़िए, आराम से पढ़िए, तसल्ली से पढ़िए, एक टॉपिक समझ जाए, फिर दूसरे टॉपिक की तरफ में मूव करें, और बीच में पढ़ाई के करने के टाइम में थोड़ा ब्रेक लीजिए, माइंड को रिफ्रेश करने का। ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 1 घंटा पढ़ के फिर 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, शायद ऐसा धीरे धीरे आएगा आपके पास में समय, जो फिर आप 2 घंटा कंटिन्यूअसली पढ़ पाएंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे या 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। बात मेरी समझ आ रही है? मतलब अपना लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे, जैसे जैसे पढ़ाई आपकी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन आपको एक सिस्टमैटिक पैटर्न से पढ़ाई करने का हैबिट डालना है, और उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो चीजें आप एक बार दिमाग में सेट करेंगे ना, ये एक लॉन्ग रन के लिए आपके दिमाग में रह जाएगा, है ना। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे।